ओके, तो फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ये मेरा नंबर है। जी। ये लैब जिसमें आप बैठे हुए हो, और ये मेरी ईमेल है। थ्योरी की क्लास ली है? नहीं। अच्छा, ये जो आपका कोर्स है ना, ये 3 क्रेडिट आवर्स का है, जिसमें से 2 क्रेडिट आवर आपके थ्योरी के हैं, ठीक है। इसका मतलब ज़्यादा पोर्शन आपका थ्योरी का है, 66 पॉइंट समथिंग %, और 1 क्रेडिट आवर आपका लैब का है, ठीक है। थ्योरी में आप थ्योरी भी पढ़ोगे, साथ प्रोग्रामिंग भी पढ़ोगे। लैब में आपने सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़नी है, ठीक हो गया। तो इस हिसाब से लैब वर्क 33% बना, और 67% तकरीबन क्या बनी आपकी थ्योरी, क्योंकि 3 हिस्से। अच्छा, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर होता है एनी अ मशीन दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है, या मशीन दैट कैन कंप्यूट। कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूट कर सके, जो कैलकुलेशन कर सके, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर सके, जो चीज़ हमने कहा है वो क्या चीज़ होती है? कंप्यूटर, ऐसे ही। लेकिन जो आपका कैलकुलेटर होता है, वो भी तो कैलकुलेशन ही करता है, तो क्या वो भी कंप्यूटर है? और ये भी कंप्यूटर है, दोनों कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब कैसे? कंप्यूटर के अंदर ना, अभी हम आगे जाके देखेंगे कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोसेस हो रही होती हैं बाइनरी नंबर्स में, ठीक है, 1 0। इवन हम एंटर करने हैं, कुछ नंबर एंटर करते हैं, कोई क्लिक करते हैं 1, ठीक है, वो अंदर किस तरह जा रही है, प्रोसेसिंग किस में हो रही है? बाइनरी नंबर्स में, 1 0 में। आप कोई क्लिक करते हो तो अंदर कोई बाइनरी कोई ऑपरेशन होता है, कोई मल्टीप्लिकेशन होती है, कोई, ठीक है, कोई फार्मूला लगा होता है, जिससे एक क्लिक की वजह से लेट से प्लस वाला कोई फार्मूला, 2 बाइनरी नंबर्स ऐड हो रहे हैं, कोई सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंटरनल जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है वो बाइनरी नंबर्स की कंप्यूट, ठीक है, कैलकुलेशन की वजह से, कंप्यूटिंग की वजह से हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ये कंप्यूटर है ये भी कंप्यूटर ही है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन है? दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स। इस हिसाब से भी कैलकुलेटर भी कंप्यूटर हुआ, ये भी कंप्यूटर। समझ आ गई ना कि क्यों कंप्यूटर? क्योंकि इंटरनली जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है वो बाइनरी नंबर्स की कैलकुलेशन ही हैं, और बाइनरी नंबर्स क्या होता है? 1 और 0। अच्छा, फिर आ जाते हैं प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम होता है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कोई भी काम करने के लिए ना कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। अब जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो भी 1 और 0 की फॉर्म्स में होती हैं, ठीक है। इवन आपका एक क्लिक, आपका एक नंबर, ABC, हर चीज़ इंटरनली किस तरह जा रही है? बाइनरी नंबर्स में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या होगी कि आप कोई काम करवाना चाहते हैं ना, उस चीज़ के लिए आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, उस इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। वो क्या है? प्रोग्राम, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या द कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। कोई भी टास्क करवाना है आपने कंप्यूटर के अंदर, उसके लिए आपको उसको प्रोग्राम, कोई गेम खेलनी है, कोई कैलकुलेटर यूज़ करना है, कोई कुछ भी करना है, उसके लिए आपको एक प्रोग्राम, एक इंस्ट्रक्शन देनी होगी। उस इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? वो प्रोग्राम है। अच्छा, बाइनरी नंबर्स मैंने कहा था, ये देखो बाइनरी नंबर्स ये रहे, इस तरह करके अंदर कैलकुलेशन होती है। इन बाइनरी नंबर्स को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, 1 और 0, क्योंकि मशीन्स को ये समझ आती है, ठीक है। हमें कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? इंग्लिश, उर्दू, ठीक है, पंजाबी, जो भी। मशीन को कौन सी समझ आती है? मशीन्स लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? 1 और 0 की लैंग्वेज, ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज ये हो गई। इस तरह मशीन लैंग्वेज को बोलते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो होंगी जो कंप्यूटर जैसे आसानी से समझ सकता है, जो कंप्यूटर की ज़ुबान है, वो कौन सी होंगी? लो लेवल लैंग्वेजेस। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारे लिए आसान है, ठीक है, जैसे C++, वो हमें समझ आ जाती है, हम उसे में कोड करते हैं, पाइथन, ठीक है, HTML। लेकिन कंप्यूटर को समझने के लिए, कंप्यूटर उसको समझने के लिए किसी कंपाइलर की ज़रूरत होती है जो उसे कन्वर्ट करे हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि इससे तो मशीन लैंग्वेज समझ आती है। आप कोड बेशक C++ में लिखो या कोई और इंग्लिश के बिल्कुल करीब करीब की लैंग्वेज हो, अब हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रही होती है ना, सी इन, सी आउट, और भी कॉमर्स के अंदर आप कुछ भी लिखो तो आप इंग्लिश में लिख रहे होते हो। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होगी? ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आसान हो। और मशीन लैंग्वेज कौन सी होगी? जो मशीन के लिए आसान। मशीन लैंग्वेजेस दो हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल जो मशीन के लिए आसान है, वो दो हैं। एक मशीन लैंग्वेज जो कि सेट ऑफ बाइनरी नंबर, जो बाइनरी नंबर से मिलकर बनी होती है, 1 और 0। एक है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर बस कोड्स भी आ जाते हैं, कोई आप अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई सिंबल्स नेम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
जिस तरह इसमें सिर्फ वंस एंड जीरोस था, और इसमें देखो आप इंग्लिश के लेटर्स भी यूज़ कर रहे हो, सिंबल्स भी यूज़ कर रहे हो। और इसी तरह अब एक कोड को कंपेयर कराया हुआ है। ये वाला कोड देखो, a=a+4। कंप्यूटर के अंदर इसका मतलब होता है कि ए के अंदर 4 और ऐड हो जाए, ए के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर रिव्यू इसके 4 ऐड हो जाए। अभी हमें फ़ौरन समझ आ गया ना, समझ आ गया ना। ये सेम कोड जो है ना, ये लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज में, और ये सेम कोड लिखा हुआ है बाइनरी लैंग्वेज में। अगर हम इस कोड में लिखते भी हैं ना, तो भी इंटरनली कंपाइलर उसे क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो देखो हमारे लिए आसान कौन सा, ये, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको कन्वर्ट इसी में होना है, और करते कौन है, कंपाइलर। इसी तरह एक कुछ और चीज़ें हैं कि इस हाई लेवल को कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज भी है तो लो लेवल लैंग्वेज ही, लेकिन स्टिल क्योंकि हम जो मशीन्स हैं मशीन लैंग्वेज में ऑपरेट करती हैं, तो असेंबली लैंग्वेज में अगर कोड लिखेंगे तो उसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में। तो वो मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में असेंबलर कन्वर्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाकी ये चीज़ें आपको पता है। अब ये एक जनरल सी है कि ये इंस्ट्रक्शन है, जिस तरह मूव डाटा फ्रॉम ए टू बी, ये इंस्ट्रक्शन है, ये काम है, हमने ये काम करवाना है कि ए से किधर चला जाए, डाटा मूव कराना है फ्रॉम ए टू अ मेमोरी किसी भी जगह। तो असेंबली लैंग्वेज में उसका कोड ये है, और मशीन लैंग्वेज में उसका कोड लेट्स से ये है। तो आप समझ आ रही है कि मशीन लैंग्वेज में सिर्फ वन एंड जीरोज हैं। ये इन्होंने हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, एट द एंड आपको पता है हेक्साडेसिमल में से मशीन हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना आता है, नहीं आता। अभी आप पढ़ोगे आगे। हेक्साडेसिमल में 15 डिजिट्स होते हैं, मतलब 15 डिफरेंट नंबर्स होते हैं, 0 से 9 तक। उसके बाद ABCDEF तक, ठीक है, तकरीबन वो देख लेना हो कि आगे 15 तक जितने बनते। तो खैर ये इन्होंने जनरली से मतलब छोटा करके लिखने के लिए इसे कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल में, वरना मशीन लैंग्वेज आपको पता है वंस एंड जीरोस में ही होती। ठीक है, तो एक जनरल कंपैरिजन है कि एक इंस्ट्रक्शन को असेंबली लैंग्वेज में किस तरह लिखा हुआ है, स्टोर है, और मशीन लैंग्वेज में उसका क्या मतलब होता है, 0 1। अच्छा, अब ये एक कन्वर्जन है जो मैंने आपको बताया कि अगर आप हाई लेवल में लिखोगे, अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखोगे, तो अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हो ना, C++, पाइथन, HTML हाई, तो उसको कंपाइलर किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में, ताकि मशीन उसे समझ सके कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं तो एक ये भी बात है कि एक कंपाइलर ऐसा होता है जो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, एक कंपाइलर ऐसा होता है जो मशीन लैंग्वेज में नहीं बल्कि उसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और फिर असेंबली से असेंबलर से कन्वर्ट करता है। तो दोनों बात में देखो ये ज़्यादा प्रोसेसिंग ले रहा है, ठीक है, ये कम प्रोसेसिंग ले रहा है। तो यूजुअली यही हमारे लिए आसान होगा जो प्रोसेसिंग कम। अब एक जनरल है, हाँ, प्रोग्रामिंग में होती जनरली दो ही चीज़ें हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में ये सारी फॉर्ट्रेन, C++, C# और लॉन्ग जावा। अच्छा, मैंने ना इस मिडल लैंग्वेज लिखा है यहाँ पे सी लैंग्वेज को। इस कोई एक्चुअली में ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बस लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल इसलिए क्योंकि ये मशीन के लिए भी मुश्किल है और हमारे लिए भी मुश्किल है। सही बात की, जितनी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ आसान होती जाती है लैंग्वेज, वो हाई लेवल लैंग्वेज बनती जाती है। जितनी वो मशीन के लिए आसान होती जाती है उतनी लो लेवल लैंग्वेज बनती जाती है। ठीक है, तो इसके इधर करीब रखने का मकसद ये है कि इसमें थोड़ी टफ है, मतलब ये हमें भी समझने के लिए थोड़ी टाइम लगेगा, मशीन को भी समझने के लिए थोड़ा, तो इसलिए मिडल में रखा है ऐसे। और ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड किया। ठीक है, मतलब तुम समझ लो कि अगर पाइथन का 2 लाइनों का कोड है ना, तो सी का वो 4 या 5 लाइनों का होगा, तो इसलिए वो। ठीक है, अच्छा, एक और इंस्ट्रक्शन। अभी देखो आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती ना, लेकिन स्टिल आपको देखो मैं भी प्रोग्रामर बनाता हूँ, ये आपको समझ आ जाएगी। क्या लिखा है, इफ़ आई की वैल्यू 5 से छोटी हो तो क्या प्रिंट हो, आई एम ट्रू ब्लॉक। अगर ना हो एल्स तो क्या प्रिंट हो, आई एम फॉल्स। बस समझ आ गई ना, कितनी आसान थी ह्यूमन। अब सेम कोड अगर हम बाइनरी में लिखते, लो लेवल लैंग्वेज में लिखते, तो ये देखो इसे तो समझ नहीं है क्या लिखा है। हमारे लिए तो ये 1 और 0 ही है, वो जो 1 और 0 होता है। ठीक है, अच्छा, फिर एक और बात है, एक और मतलब एक डायग्राम है किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं। C++ से कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन की तरफ चली जाती है। अच्छा, एरर्स होते हैं
एरर्स किस किस किस्म के लैंग्वेज में आ सकते हैं? जब आप कोई कोड लिखोगे उसमें एरर किस किस किस्म का हो सकता है? एक हो सकता है मिस्टेक इन द लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज ही नहीं आती, आपको सी प्लस प्लस ही नहीं आती कि किस तरह। ऑब्वियसली सी प्लस प्लस लिखने के भी तो कुछ असूल होंगे ना, जिस तरह हर लैंग्वेज के असूल होते हैं, ठीक है। उर्दू बोलनी है तो उसके हरूफ तहज्जी हैं, उससे इंग्लिश बोलनी है तो उसके भी अल्फ़ाबेट्स हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकते। इसी तरह अगर आपने कोई सी प्लस प्लस पाइथन बोली तो भी उसकी कुछ रूल्स होते हैं, सिंटैक्स होता है, उससे बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको वही नहीं आता तो फिर एरर क्या आएगा? आप प्रोग्राम लिखो, सिंटैक्स एरर, ठीक है, मिस्टेक इन द लैंग्वेज। और ये कंपाइलर रिपोर्ट कर देता है, जिस कंपाइलर पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, या जिस आईडी पे आप काम कर रहे हो वो उसे बता देगा कि ये सी प्लस प्लस में गलत लिखा है आप, या सी में आपने गलत। फिर आ जाता है लिंकिंग एरर्स, मिसिंग पीसेस प्रिवेंट द फाइनल असेंबली ऑफ एन एग्जीक्यूटिव। आपने कोई ऐसी गलती कर दी है कि प्रोग्राम वैसे ठीक है, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से ठीक है, लेकिन उसने एग्जीक्यूट कैसे होना है, ठीक है, डिस्प्ले में कोई क्या एरर आ रहा है, आपने इस तरह का कुछ नहीं लिखा, एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। एक बात होती है ना जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, एक बात है ग्रामेटिकली भी ठीक है और वैसे भी ठीक है, जनरली भी इंग्लिश के हिसाब से भी, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, आप उसका कहना क्या चाहते हो, काम क्या करवाना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह के एरर आते हैं लिंकिंग एरर्स, ये आपको बता देगा। आपने कोई मेमोरी गलत पुट कर दिया है, आपने एक कांस्टेंट के अंदर वैल्यू चेंज कराने की कोशिश की है, आपने कोई ऐसी चीज़ें, ठीक है। फिर रन टाइम, ये आपकी प्रोसेसिंग के ऊपर होता है। अगर आपका प्रोसेसर जिस टाइम पे आप प्रोग्राम रन कर रहे हो उस वक्त आपका जो प्रोसेसर है कोई और काम कर रहा हो, मतलब लाइक वो आप कोई गेम खेल रहे हो, साथ साथ आप वीडियो भी देख रहे हो, साथ साथ आप प्रोग्राम भी रन करते हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग जब आप रन करते हो तो आपकी प्रोसेसिंग जो होती है आपकी रैम ही कर रहा होता है ना। तो फिर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो एरर आता है उसे बोलते हैं रन टाइम एरर, ठीक है। उसमें यह है कि वो लिंकिंग भी नहीं होता, उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होती, फिर भी वो एरर आता है। हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे? सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस पढ़ने का मकसद क्या है कि जिस तरह मैंने कहा है यूजुअली पाइथन चल रही है, ठीक है, यूजुअली पाइथन आजकल काफ़ी काम हो रहा है इसके ऊपर, लेकिन ना पाइथन बहुत ही आसान है, सी प्लस प्लस थोड़ी मुश्किल है। अगर आप सी प्लस प्लस समझ लोगे ना तो पाइथन आप खुद समझ सकते हो। इसी तरह सी प्लस प्लस समझ लोगे तो लो लेवल लैंग्वेज होंगी ना, वो भी आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगी, वो भी आपको समझ आ सकती हैं। तो एक ऐसा सेंट्रल लैंग्वेज पिक करने का मकसद ये है कि फ्यूचर में अगर आप पाइथन समझना चाहते हैं तो आप पाइथन भी समझ लें, आप अगर कोई असेंबली लैंग्वेज समझना चाहते हैं तो असेंबली भी समझ लें। तो सी प्लस प्लस एक सेंट्रल लैंग्वेज है जो आपको इसलिए हम ये यूज़ करेंगे, प्लस ये लार्ज कम्युनिटी यूज़ कर रही है, और डैश डैश। अब एक होते हैं कंपाइलर्स, एक होते हैं आईडीज़ या सोर्स कोड्स एडिटर। सोर्स कोड एडिटर क्या करते हैं कि उसके ऊपर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, कंपाइलर नहीं होता है। कंपाइलर कुछ और होता है, कंपाइलर वो होती है जो कन्वर्ट करेगा ना, उसके ऊपर लिख, कंपाइलर के ऊपर आप लिख नहीं सकते कोड। कोड जिसके ऊपर लिख सकते हो ना उसे बोलते हैं आईडीज़ या सोर्स कोड एडिटर्स। और वो कितने हमारे पास और भी बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन मेजरली सी के लिए टर्बो, सी डेव, सी प्लस प्लस और विजुअल स्टूडियो यूज़ होता है। अब विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना ये बाकी लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करता है, बाकी लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करता है, तो हम ये यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपने फ्यूचर में कभी पाइथन पढ़नी पड़ जाती है तो आपको पाइथन के लिए कोई सेपरेट कंपाइलर ना यूज़ करना पड़े आपको, तो हम ये यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपका दिल चाहता है तो आप डेव सी प्लस प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये इंस्टॉल कैसे करना है वो मैंने आपको वीडियो बना के दी हुई है, उसका मैं लिंक आपको दे दूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में होगी। वाई विजुअल स्टूडियो कोड मैंने बताया, एक तो डिफरेंट लैंग्वेज सपोर्ट करता है, फिर इसकी थीम्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। एक प्रोग्रामिंग होती बड़ी डल सी चीज़ है, नहीं समझ आ रही होती, ऊपर से अगर इतनी गंदी सी थीम वगैरह भी है तो बिल्कुल ही हमें समझ नहीं आती। तो इसलिए एक ये, फिर ये फास्ट है, इसके अंदर इनबिल्ट डिबगर है, गलतियाँ आपको बता देता है, और प्लस ये फ्री है। ये एक जनरल है कि कितने लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2016 का सर्वे। तो देखो 50% लोग जो हैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़। ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो वैसे ही आपको पता होनी चाहिए। हम तो सी प्लस प्लस पढ़ेंगे, लेकिन ये भी कुछ लैंग्वेजेस ही हैं जो एटलीस्ट आपको सामने अगर कोई बोलता है ना तो आपको पता हो कि अच्छा हाँ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा, सी, पाइथन, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, जावा स्क्रिप्ट, PHP, SQL, ऑब्जेक्टिव सी, मैटलैब, आर, ये सारी लैंग्वेज हैं। टॉप 10 की बात की जाए तो पाइथन, सी, जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, आर, जावा स्क्रिप्ट, PHP, ये इसके हैं कुछ, आप देख लीजिए। अच्छा, अब देख लेते हैं कि
मैं डेव पे करवाता हूँ आपको जनरली सिर्फ कोडिंग, ठीक है, कि कोडिंग की कुछ बेसिक्स हैं, और प्लस मैंने डेव क्योंकि बाकियों को नहीं कराई तो इस वीडियो में जिसने डेव इंस्टॉल किया उसे पता चल जाएगा। तो आपने कोई कोड लिखना है ना, सबसे पहले आपने यहाँ न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है, न्यू सोर्स फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कोड लिखना है। पहली लाइन होगी आपने सारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है, जो अच्छा इस चीज़ को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है। ये जो मैंने पहली लाइन लिखी है ना, इसका मतलब है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसमें से ये जो चीज़ है ना, इसे बोलते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल के अंदर सारी इन वर्ड्स होते हैं, सारे कीवर्ड्स होते हैं, सारी ऑपरेटर्स होते हैं जो आप प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपने प्रोग्राम में लेट से सीन यूज़ करना है, सीन का मतलब होता है यूज़र से कुछ इनपुट लें, ठीक है। सी आउट का मतलब होता है यूज़र को कुछ डिस्प्ले हो। जब आप कोई गेम ओपन करते हो तो सामने लिखा हुआ होता है ना लोडिंग और सारा कुछ, सी आउट हो रहा है गेम के अंदर। प्रोग्राम जब बना था ना, उसका लिखा था कि यूज़र को ये नज़र आए। तो इस तरह की चीज़ें ना, सीन का क्या मतलब होता है, सी आउट का क्या मतलब होता है, ये हेडर फाइल को पता होती है, ठीक है। तो हेडर फाइल हमने इंक्लूड करना होता है। फिर जितनी भी इसी तरह अगर आपने कोई मैथ का कोई सिंबल्स यूज़ करने, मैथ के कोई ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं ना, तो आपको इसी तरह इसी सिंटैक्स में सी मैथ, ठीक है, उसके लिए ये सी मैथ हेडर फाइल है। देन यूजिंग नेम स्पेस std, नेम स्पेस जोड़ के std। अब इसका वैसे तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप थ्योरी में पढ़ोगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि इसमें ना नेम स्पेस का फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी आगे कीवर्ड्स यूज़ करोगे ना, जो भी आगे कीवर्ड्स यूज़ करोगे, कोई भी वर्ड यूज़ करोगे जो इस हेडर फाइल के अंदर है, इस हेडर फाइल, तो उनके साथ ना आपको उनकी एक्सटेंशन कोई एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। कोई एक्सटेंशन यूज उसके आगे पीपीटी, तो इसका ये मतलब होता है फिलहाल। और नेम स्पेसेस आप पढ़ेंगे तो अभी फ़िलहाल क्योंकि आप बिल्कुल ही हैं तो अभी जनरली इसको इतना ही आता है। अच्छा, यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। इस तरह जैसे आप मेन लिखेंगे ना, मेन आपने लिखा, एक मिनट इसको जूम हो सकता है ये, अच्छा चलें एक मिनट, यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, इधर मेन से, सही है, यहाँ मेन से यहाँ तक, यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। अब ये करता कैसे है, यहाँ मेन लिखें और फिर आगे ये कर्ली ब्रैकेट्स, ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर आपने पूरा कोड लिखना होता है। कोई भी किसी भी किस्म का कोड आप बनाना चाहते हैं वो आपने इसके अंदर लिखना है, इस फॉर्मेट स्टार्ट ही होगा हर कोड का। हाँ, पहले आपने हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, ये मैंने आपको बता दिया क्यों लिखते हैं, लिखना है। वरना आपको जिस तरह अगर मैं यहाँ पे नेम स्पेस ना लिखूँ ना, मुझे हर लाइन के साथ, हर सीन के साथ एसटीडी लिखना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ बात। अच्छा, मेन यहाँ पे आपका कोड है। अब एक सिंपल कोड बनाते हैं कि यूज़र से 2 नंबर ले, ठीक है, उसका सम और डिफरेंस प्रिंट कराए। ये 2 नंबर यूज़र से ले, उसके बाद उसका सम और डिफरेंस। तो उसके लिए ना, अब ऑब्वियसली यूज़र से मैंने नंबर लेने हैं ना, यूज़र से नंबर लेने हैं ना, तो यूज़र एंटर करेगा, वो कहाँ पे सेव हो, उसके लिए मुझे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, वो कहाँ पे सेव हो। अच्छा, अब वो किस किस्म का डाटा एंटर करता है। अगर वो इंटीजर टाइप का करना चाहता है तो आपने इंट रखनी है डाटा टाइप। एक मिनट रुको, इंट ए, और इंट ए लिखा तो ए वेरिएबल का नाम हो गया, कोई भी हो सकता है ना वेरिएबल, एक्स वाई जी ए बी अपना नाम भी रखते हो बेशक वेरिएबल का। दरमियान में स्पेस आती है और ये उसकी डाटा टाइप है कि उसके अंदर कौन सा डाटा स्टोर होगा, ठीक है। अब ए वेरिएबल का नाम और उसमें किस तरह का डाटा स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का, ठीक है। अगर
यूज़र कोई डेसिमल पॉइंट भी एंटर कर देता है ना, तो भी डेसिमल उसको इग्नोर करेगा, वो खाली उसका जो इंटीजर पार्ट है ना, वो जैसा 9.7 वो एंटर करता है तो उसको 9 लेगा। ठीक है। अच्छा, अगर चाहते हो कि चलो यूज़र इंटीजर टाइप नहीं डेसिमल टाइप एंटर करे तो भी स्टोर हो जाए वेरिएबल के अंदर, तो उसके लिए डाटा टाइप है फ्लोट। ठीक है। अब ये वाला वेरिएबल जो है इसके अंदर क्या क्या स्टोर हो सकता है, डेसिमल्स। ठीक है। इंटीजर्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हर एवरी इंटीजर हैज़ अ पॉइंट एट इट्स एंड ना, तो इंटीजर्स तो होंगे होंगे, साथ साथ ये भी। अच्छा, अब 2 नंबर लेने हैं ना, 2 नंबर यूज़र एंटर करेगा, उन दोनों का सम और डिफरेंस प्रिंट हो। ठीक है। तो आप एक तरीका तो ये है कि इसी में ही कॉमा डालो और एक और वेरिएबल ले लो बी, कॉमा डाल के बी, एक और वेरिएबल ले लो लेट से सम के नाम से, ये नाम है आप कुछ भी रख सकते हो, फिर एक और ले लो डिफ के नाम से। ठीक है। अब एक कॉमा डाल के लेने हैं और सारे वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। ठीक। और आगे हमने क्या लगा दिया, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन आपने हर स्टेटमेंट के एंड पे लगाना है। ठीक है, हर लाइन के एंड पे लगाना है। ठीक है, वरना आपका एरर आएगा। एग्जीक्यूशन जो होती है ना, प्रोग्राम जब रन करता है, एग्जीक्यूशन जो होती है वो लाइन बाय लाइन होती है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। तो वो चेक करा होता है पहली स्टेटमेंट कहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे, इसकी पहले एग्जीक्यूशन कराओ, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली। तो इसलिए आपने ये लगाना ज़रूरी होता है। तो आपने 4 वेरिएबल्स ले लिए। अब यूज़र के आगे अब कुछ प्रिंट करवाना हो ना, तो सी आउट होता है। ये सी आउट का क्या मतलब है, ये किसे पता था, आईओ स्ट्रीम को। ये जो सी आउट से क्या होता है, ठीक है, ये किसको पता था। अगर मैं आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड ना करता ना, तो मुझे प्रोग्राम एरर देता कि सी आउट का क्या मतलब है, मतलब सी आउट से क्या मुराद है। ठीक है। तो अब सी आउट जो है वर्ड, इसका मतलब ये इस लाइब्रेरी में है स्ट्रीम के अंदर। और आप आगे लिखना भी चाहते हो ना, लिख भी सकते हो, कमेंट दे सकते हो। कमेंट डालना हो ना, वैसे ही कमेंट होता है, प्रोग्रामर अपनी मर्जी से डाल रहा होता है हर स्टेटमेंट के साथ, कि उसे पता या ड्यूरिंग चेक, अगर आप मुझे चेक कराओगे प्रोग्राम, तो आप आगे इस तरह करके कमेंट डालोगे, लिखोगे आगे रिक्वायर्ड फॉर सीन सी आउट। इसे सीन सी आउट के लिए चाहिए होता है, इसलिए हमने इसे इंक्लूड किया। इसको इस तरह डबल स्लैशेस डाल के लिखते हैं। इस तरह मैंने बताया था ये क्यों हमें चाहिए होता है, मैथ के लिए। ठीक है, फॉर मैथ फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, अब सी आउट पहले यूज़र को क्या लिखा हुआ है, एंटर, यूज़र क्या करे कि प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। अच्छा, इसको ना ऐसे ही लिखते हैं, सी आउट डाल के फिर प्लीज़, मतलब सी आउट डालते हैं, फिर ये वाले निशान। ठीक है। उसके बाद जो भी आप यूज़र को प्रिंट कराना चाहते हो ना, वो आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। देखो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये यूज़र के आगे लिखा हुआ है, फिर इक्वल, मतलब जो भी, ये तो जो भी इसके अंदर लिखोगे वो यूज़र के आगे लिखा हुआ आएगा प्रिंट जब उसे रन करेंगे तो। अच्छा, ये लिखा हुआ है। अब देखो हर लाइन के एंड पे सेमी कॉलन। फिर नेक्स्ट, अब यूज़र एंटर करेगा ना, यूज़र ने नंबर एंटर करना है, तो यूज़र से जब कुछ एंटर करवाना है तो सीन इस्तेमाल होता है। ठीक है। और वो किस में स्टोर हो, ए में, लेट से ए में स्टोर हो ना, ऊपर ए डिक्लेयर किया हुआ है। इसको देखो सीन, अभी देखो दूसरे वाले निशान, पहले इस तरह पे आगे ए लिख दो, इसका मतलब वो ए में स्टोर होगा। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर, सी आउट प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर इक्वल्स। अच्छा, इक्वल भी डालना है, नहीं मर्जी है यहाँ पे आप, ये तो प्रेजेंटेशन है आपकी, प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन, जैसी मर्जी करना चाहे, कॉलन डाल दो, कुछ भी डाल दो अंदर, ना भी डालोगे तो भी कुछ नहीं होता है, तो प्रिंट हो रहा है ना, यूज़र के सामने लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, सीन, फिर सीन अब किस में स्टोर करवाऊँ, बी में, क्योंकि वरना अगर मैं ए में ही दोबारा स्टोर कराऊंगा तो पिछली वाली वैल्यू उड़ जाएगी। ठीक है, ओवरराइट हो जाएगी। बी में स्टोर हो गया। अच्छा, अब मुझे इसका सम करवा के और डिफरेंस करवा के डिस्प्ले करवाना है, ऐसे ही। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सम में हम स्टोर करवा देते हैं दोनों का सम। तो सम लिखो, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक। अच्छा, इसका मतलब ए प्लस बी का जो आंसर है वो किस में चला गया, सम के अंदर स्टोर हो गया। इस चीज़ को बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन।
ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर कराए थे ना हमने ऊपर। ओके, फिर डिफरेंस के अंदर क्या स्टोर करवाऊँ, a माइनस बी, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों चीज़ें ना माइनस और प्लस ये वैसे भी पता होती हैं प्रोग्राम को। अभी तक मैंने कोई सी मैथ का फंक्शन नहीं इस्तेमाल किया। सी मैथ का कोई स्केयर लेना हो किसी चीज़ का या स्केयर रूट लेना, लेट से मैं किसी एक नंबर का स्केयर रूट भी ले लेता हूँ, तो उसके लिए एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसके अंदर स्टोर करवा रहे हो, है ना। स्केयर का एक और क्या नाम रखूँ उसका वेरिएबल का, SQA, ठीक है। ए का स्केयर रूट के लिए ए, और SQB एक और वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हो। अब मैं ना इसमें क्या स्टोर करवा रहा हूँ, SQA में क्या स्टोर करवा रहा हूँ, स्क्वायर रूट किसका, ए का। अब स्क्वायर रूट के फंक्शन ना सी मैथ में इस नाम से है, इस नाम से SQRT, ठीक है। ये आप सी मैथ के सारे देखना ना कि सी मैथ के अंदर कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं, किस नाम से हैं, किस कीवर्ड से, तो आपको गूगल से मिल जाएगा। अच्छा, SQRT ब्रैकेट्स लगा के, राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पे ए का, अब ए का स्क्वायर रूट किस में सेव हो जाएगा, SQA में। अच्छा, फिर SQB इक्वल्स टू किसका, बी का, यहाँ पे बी का स्टोर हो जाए, ठीक है। अब मैंने यूज़र को ये सारी चीज़ें प्रिंट करवानी है, ठीक है। सी आउट, फिर वही ना प्रिंट कराने के जब भी सी आउट, फिर वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। अब एक तो ये तरीका है बैकस्लैश एन का मतलब होता है जहाँ पे भी कर्सर है ना अगली लाइन में चला जाए, ज़रा प्रेजेंटेशन है ये ना ऊपर ही कहीं प्रिंट हो जाए उसी लाइन में जिस लाइन में चल रहा है, हम चाहते हैं थोड़ा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो बैकस्लैश ये भी यूज़ कर सकते हो या एंड एल भी यूज़ कर सकते हो, मैं आगे आगे बताता हूँ। बैकस्लैश एन डाला, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सम इज इक्वल्स टू सम। सम क्या है, वो किस में स्टोर है, सम ए प्लस बी कहाँ पे स्टोर है, किस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ हमने ये वाला नंबर, सम में, ठीक है। तो वो प्रिंट करवाना है मैंने, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, सम लिखा हुआ है, फिर दोबारा ये ऑपरेटर ये डालो, ठीक है, दो सिंबल्स, उसके बाद किस में स्टोर है, इस सम में, तो यहाँ पे लिख दो सम। तो यहाँ पे ना अब ये सम प्रिंट नहीं होगा, बल्कि सम के अंदर जो चीज़ स्टोर है वो प्रिंट होगी। अगर सम ही प्रिंट करवाना होता तो फिर मैं उसके अंदर लिखता, जो भी चीज़ आपने एज इट इज़ प्रिंट करवानी होती है ना, तो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हो। तो अगर ऐसे करके लिख दोगे ना, खाली सी आउट के आगे ये डाल दोगे, तो इसमें मतलब जो भी नंबर स्टोर हुआ होगा सी सम के अंदर वो प्रिंट होगा, ठीक है। देन बैक, फिर एंड एल, मैंने कहा था एक आप यूज़ कर सकते हो ये बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। अब सम आएगा अगली लाइन में जाना है ना, फिर डिफरेंस लिखा है, फिर अगली लाइन में फिर स्क्वायर रूट। तो एक तो इस तरह करके लिख सकते हो, ये आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होता है, एक एंड एल करके लिख सकते हो, ठीक है। तो एंड एल नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब क्या लिखा हुआ आना चाहिए, डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस इज इक्वल्स टू, अब डिफरेंस किस में स्टोर है, DIF में, DIF में, यहाँ प्रिंट हो जाए। फिर अब फिर बैकस्लैश एन डाल दूँ, एंड एल भी डाल सकते हो अगली लाइन में, बैकस्लैश एन डाल दो किसमें, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये किसमें स्टोर है, स्टोर किसमें, SQA में, SQA में। फिर मर्जी है एंड एल डाल दो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओहो यहाँ पे देखो ये ऑपरेटर दोबारा जैसे हो गया। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो सेकंड नंबर मतलब के, तो ये किस में स्टोर है, SQB के अंदर, ये प्रिंट हो जाए, बस सिंपल। अभी अगली लाइन में नहीं गया, कोई उसी लाइन में प्रिंट हो जाएगा अगली लाइन में। अच्छा गया है, यहाँ पे हमने एंड एल डाला ना, अगली लाइन में डाल दें। अच्छा ये हो गया, ठीक है, ये समझ आ गई। अब ना इसको सबसे पहले कंपाइल करना है। ऊपर देखो ये कंपाइल लिखा हुआ आ रहा है, ये रन लिखा हुआ आ रहा है। कंपाइल करोगे ना तो पहले वो चेक करेगा कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है, ये रन नहीं करना। कंपाइल करना मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा वो से मशीन लैंग्वेज में, कोई एरर होगा तो वो डिस्प्ले करवा देगा। अच्छा इससे पहले वैसे सेव करते हैं, अभी वो सेव करने का मांगेगा, ठीक है, क्योंकि हमने सेव ही नहीं किया। सेव करने के लिए अब लेट से इसका नाम रखो, जो भी फर्स्ट रख दो, जो भी नाम रख दो, ठीक है, लेकिन स्पेस नहीं देनी नाम में, कोशिश करना, ठीक है। ये और नीचे फाइल टाइप देखो ऑलरेडी सिलेक्ट हुई हुई है C++। अगर नहीं हुई हुई होती है ना तो मैं .cpp लगा देते हैं, CPP, ताकि वो C++ फाइल ही सेव हो। कहाँ पे सेव करनी है, लेट से डेस्कटॉप पे
सेव कर दो। उसके बाद कंपाइल करो। अब वो कह रहा है इस लाइन में एरर है, कहीं पे है एरर यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमने इक्वल क्यों डाला है, हमने सिंबल ये डालना था ना, है ना। और मैंने कहा ये एरर आपको नीचे बता देगा, अगर आपका कोई ऐसा एरर है ना जो सिंटैक्स एरर है वो नीचे शो हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा था यहाँ पे देखो बाइनरी ये लगना है, ये वाला निशान जो आपने नहीं लगाया, अब लगा दिया। फिर कंट्रोल एस करो, सेव करो प्रोग्राम को, थोड़ा कंट्रोल एस करो, सेव करो, फिर से कंपाइल करो। अब ठीक है, कोई एरर नहीं है, नीचे लिखा हुआ है, एरर भी नहीं है, वार्निंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब आपका प्रोग्राम कंपाइल, अब रन करना है, चेक करना है सही चला भी है नहीं। उसके लिए ये देखो, ये रन का ऑप्शन है, ये रहा, रन किया तो ये आपके पास विंडो अपीयर हुई। अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ आना चाहिए, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर लेट से 8 एंटर किया, एंटर करना है, एंटर। फिर सेकंड नंबर क्या एंटर करें, 16, चलो 10 कर देते हैं। अच्छा 8 ये क्यों हुआ, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए कि जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो ना तो पीछे आपका एंटीवायरस ऑफ हो। वो इस तरह की नए पॉपअप्स को ना वायरस समझ लेता है, तो उसे खुद से बंद कर देता है। तो जब भी आपने इस तरह करना है तो एंटीवायरस को डिसेबल कर दें। एक को 8 एक को 10, तो देखो सम की वैल्यू आ गई 18 ही आनी चाहिए ना, 8 और 10। डिफरेंस -2 आना चाहिए। अंडर रूट, ये भी ए का अंडर रूट आ गया और बी का। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपने गलत कर दिया, इक्वल नहीं डाला आपने, देखो तो साथ जुड़ के आंसर आ गया। ये देखो यहाँ पे हमने, इधर देखो ए के आगे इक्वल डालते ना तो देखो यहाँ पे इक्वल आता, अब वो नहीं आया एज इट इज़। और ये देखो वैल्यू कहाँ पे स्टोर थी, यहाँ इसके अंदर, वो वहाँ पे यार, कितना आसान है, ठीक है। ये C++ मेरे पास। इस तरह के और भी बहुत हैं। आपको जो बुक दी हुई है आप वो पढ़ो, जो रिकमेंडेड है आपने सर ने दी हुई है। प्लस अगर सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखनी है तो एकमैन सीरीज़ की बुक है, पाकिस्तानी ऑथर्स की ही, वो ले लो। वो घर बैठ के बंदा एक दफ़ा गो थ्रू करे तो सारा कुछ समझ, सही है। ओके गुड।